हेलो एवरीवन, I'm back with a video lecture और आज हम डिस्कस करना है बेसिकली द अप्रोच टू द पेशेंट्स प्रॉब्लम। एंड विद दैट हम असेसमेंट देखेंगे कि हम उस पेशेंट की प्रॉब्लम की, उस पेशेंट की कंडीशन की असेसमेंट कैसे करेंगे। दैट मीन्स आज हम अप्रोच कवर करेंगे, लाइक हम पेशेंट को अप्रोच कैसे करते हैं, आप किस तरीके का ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हो उस इंडिविजुअल की नीड्स को देख के। ये सारी चीज़ें विद दैट हम फिर असेस करेंगे कि हमारे पास पेशेंट की कंडीशन कैसे असेस की जाती है, उसकी बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। हम बहुत डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि ये आप आगे चीज़ें साथ साथ देखते जाओगे, लेकिन स्टिल हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि हमारे पास अब किस तरीके से हमने पेशेंट की प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। ओके, सो अप्रोच टू पेशेंट्स प्रॉब्लम, दैट इज एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए आपकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, एक ऑप्टिमल रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी कोर फिजियोलॉजी जो है वो पेशेंट सेंटर्ड केयर हो। दैट मीन्स उस इंडिविजुअल पेशेंट को जो उस टाइम रिक्वायरमेंट है, आपका प्लानिंग, आपका ट्रीटमेंट प्लान उस तरीके से डिज़ाइन हो। ठीक है, जैसे आपको पता है नॉर्मली क्या होता है कि अब आपके पास पेशेंट आता है तो एक कंडीशन के साथ नहीं आता, उसके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी। ठीक है, मे बी समटाइम्स यू सी अ पेशेंट विद नेक पेन। ठीक है, मतलब उसको नेक पेन है, लेकिन एक सिंपल सी एग्जांपल दे, उसको नेक पेन है पर विद दैट वो ये बात आपको कहेगा कि उसको डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है, उसको कोई प्रीवियस इंजरीज रही हैं, या वो किसी प्रीवियस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक पेशेंट, एक इंडिविजुअल को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती हैं। दैट मीन्स उसका ट्रीटमेंट प्लान भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, सो एवरी पर्सन नीड्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, तो आपको उस तरीके से पेशेंट को अप्रोच करना है। ठीक है, सो एवरी पेशेंट बेसिकली एक्सपीरियंसेस द फंक्शनल लॉस डिफरेंटली, which means there is no one size fit all treatments. Remember, always remember, हर बंदे के फंक्शनल लॉसेस भी डिफरेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों को नेक पेन होता है तो उनकी फ्लेक्शन इफेक्ट होती है। ठीक है, आपको मैं एक बहुत प्लेन एग्जांपल दे रही हूँ कि आप उसको नेक पेन है, उसकी फ्लेक्शन इफेक्ट हुई है। ठीक है, एक और पेशेंट है, उसकी एक्सटेंशन इफेक्ट हुई है। ठीक है, दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मे बी उनकी जो बैक कॉज है वो आपके पास वर्टिब्रास का गैप कम होने की वजह, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये आ रही होगी कि उसकी अपनी फंक्शनल लॉस। ठीक है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने उसके लिए जो ट्रीटमेंट के इशू क्रिएट किया है वो डिफरेंट है, या आप ये कह सकते हो कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, जो चीफ कंप्लेंट के साथ पेशेंट आपके पास आया है, वो डिफरेंट है उस केस में। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आप वहाँ पे इस तरीके से काम करते हो। अब ट्रीटमेंट जो है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बात बता दी, हर पर्सन के लिए, इंडिविजुअल नीड के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान उस अकॉर्डिंग हो। ओके, तो मेजरली क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं कि मेजरली जब हम पेशेंट देखते हैं ना, तो कुछ पेशेंट्स ये रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट सेशन है वो जितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाए उतना हो। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा से कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट जो है, जो आप चाह रहे हो वो आइडियलिस्टिक अप्रोच आपको मिले। ठीक है, आपको ये ज़रूर देखना है कि फॉर इंस्टेंस कि आपको पता है कि इस ट्रीटमेंट से इतनी रिकवरी तो आनी ही आनी चाहिए, मे बी मिनिमम 1 to 2% है, आनी चाहिए पर आनी चाहिए। अगर तो ट्रीटमेंट इनफेक्टिव है या कोई इशू आ रहा है या ट्रीटमेंट से उसकी पेन इंक्रीज हो रही है, तो आपने उस ट्रीटमेंट को बंद करके या अल्टरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपके पास ट्रीटमेंट प्लानिंग इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उस पर्सन के कोई भी सिम्टम्स एग्रीवेट या बढ़े ना। ठीक है, उसके सिम्टम्स इंक्रीज नहीं होने चाहिए बल्कि कम होने चाहिए। अब इसकी एक सिंपल सी बात ये है कि ये अप्रोच एक स्टैंडर्ड ज़रूर है, कि मतलब आप ये कह सकते हो कि इनफेक्टिव आया, ये सारी चीज़ें, ये आइडियलिस्टिक नहीं है। आप इसको, इट साउंड्स लाइक, लेकिन ये आइडियलिस्टिक नहीं है क्योंकि ये बेसिक स्टैंडर्ड है। अगर आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है तो आप बिल्कुल उसको ख़त्म करिए। फॉर इंस्टेंस आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, आपको पता है आपको फ्लू है। ठीक है, आपको फ्लू है और आप उसके लिए एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, कुछ भी नहीं,
इनफेक्टिव, क्योंकि वायरस पे आपके पास एंटीबायोटिक्स कैसे एक्ट करेंगे, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी आपको एक एग्जांपल दी मैंने कि लाइक ट्रीटमेंट की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास जितना हो सकता है आपके पास कुछ ना कुछ रिकवरी आए। अगर तो उस चीज़ की वो है इनफेक्टिव, आप उसको खाओगे या आप उसका ट्रीटमेंट, अब तो आप मेडिसिन खाते हो, उनके जो साइड इफेक्ट्स है ना, मतलब एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं। इसी तरह सम ट्रीटमेंट्स प्लान जो हम फिजिकल थेरेपिस्ट देते हैं, ये कुछ ऐसे फिजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो समटाइम्स इंक्रीज कर देते हैं उस पेन को, या समटाइम्स वो अल्टरेट कर देते हैं उस कंडीशन को। तो आपने इस चीज़ों को, हर चीज़ को देख के फिर ट्रीटमेंट प्लान इंश्योर करना है कि पेशेंट के लिए वो सेफ हो। और दूसरा ये कि पेशेंट का भी टाइम बचे, फिजियोथेरेपिस्ट का भी, दोनों एक प्रॉपर अप्रोच प्लानिंग करें और फिर उसके बाद उस चीज़ को लेके चलो, ठीक है। विद दैट सेकेंड थिंग हमारे पास जो आज की है वो है असेसमेंट, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन की असेसमेंट। अब आपके पास, आपको जब सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि आपके पास किस तरीके से लिया, आपने अप्रोच कैसे की, ट्रीटमेंट सेशन कैसे चाहिए, इंडिविजुअल के लिए एक अलग से ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है, तभी हम, इसीलिए ट्रीटमेंट हर बंदे का डिफरेंट होता है, क्योंकि समटाइम्स उसकी कंडीशन ऐसी होती है जिसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट डिज़ाइन की जाती है। अब आपको ये बात पता है कि बहुत मैल प्रैक्टिस है आपके भी पास, यहाँ पे डिफरेंट तरह से जो ट्रीटमेंट प्लानिंग वो एक तरफ दिखते हैं, वो एक दूसरे पे भी अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। बट इस तरह नहीं होता, समटाइम्स ऐसे होता है लोग एंटीबायोटिक्स भी रेफर कर रहे होते हैं कि लाइक अगर मैं इससे ठीक हो गया हूँ तो आप ही ले लो, इससे आप ही ठीक हो जाओगे, आपकी भी कंडीशन यही है। पर मेजरली बैक कॉज ये होती है कि फिर पेशेंट्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और सिंपल सी इसी तरीके से एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट समटाइम्स कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग दूसरों को बता रहे होते हैं, और एट द एंड वो चीज़ इतनी ख़राब कर देते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं हम कहते हैं हम तो एक्सरसाइज कर रहे थे और हमें उन्होंने बताई और वो भी यही कर रहे थे, वो ठीक हो गया, हमारी कंडीशन ज़्यादा वर्स हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने पेशेंट को इंश्योर करनी है, उनको बतानी भी है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, बिफोर एनी ट्रीटमेंट बिगेन्स एक डिटेल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं, असेस करनी है पेशेंट की कंडीशन, हमने कैसे, पर्पस हमारे पास असेसमेंट का क्या है कि एक तो पहली चीज़ उसकी पेशेंट की करंट कंडीशन है क्या, हमें पता चल जाए। फिर हमने ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी है, ठीक है। मे बी एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको उसकी पेशेंट की बैक हिस्ट्री पता हो, और अगर वो कहीं किसी डॉक्टर से और रेफर होके आया तो आपको ये चीज़ पता हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एज अ डॉक्टर आपके पास पेशेंट रेफर होके काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। और मेजरली ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी यही चीज़ चलती है कि लाइक वहाँ पे पेशेंट्स रेफ़र किए जा रहे थे। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट रेफ़र होके आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच बहुत कम लोग ले रहे होते हैं, तो आपके पास अगर पेशेंट रेफ़र होके आता है तो आपको पता हो कि अब आपने ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे करनी है और उसकी बैक साइड पे क्या और डिजीज़ेज़ हैं जिनको आपने देखना है। विद दैट आप पेशेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग करते हो, आप उनसे पूछते हो, आप उनसे बेसिकली प्रॉपर क्वेश्चनिंग करते हो, उन डिजीज से रिलेटेड, उस पेशेंट की कंडीशन से रिलेटेड आपको आइडिया हो जाता है। विद दैट अगर आप चीज़ें देखो तो थर्ड थिंग ये होती है कि कोई अप्रोप्रिएट टेक्निक्स अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको बहुत रिक्वायरमेंट है, आप प्रॉपर असेसमेंट करो, ठीक है। कोई टेस्ट आपको प्रॉपर करवाने हैं, कोई एक्सरेज हैं, कोई सिटी स्कैन्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता हो, आपके पास प्रॉपर टेस्ट रिजल्ट्स होने चाहिए जिनकी बेसिस के ऊपर आप दोबारा से एंड कर सको, पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान को स्टार्ट करवा सको। फिर आपका पेशेंट की प्रोग्रेस कैसी है, आप स्टैंडर्ड चार्ट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे एक सिंपल से अगर मैं आपको दूँ तो हमारे पास पेन रेटिंग स्केल्स होते हैं जिनमें 0 से 10 तक होती है, और हम पेशेंट से पूछते हैं कि 0 जो है वो आपकी सबसे कम रेंज है और 10 जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप पेशेंट अपनी कंडीशन बताएं कि आपको इस टाइम कितनी पेन है, तो फिर पेशेंट आपको बताता है कि 9 है, 8 है, 7 है, 10 है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, विद दैट अगर एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप चाहते हो कि आपके पास प्रॉपर अच्छे तरीके से एक असेसमेंट्स आएँ, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि फॉलो अप के बाद भी आप दोबारा से पेशेंट के असेसमेंट्स लेते हो। वो रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी आपकी ये होती है मेजरली एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट,
एक आइडियल सिचुएशन के लिए एज अ सेम फिजिकल थेरेपिस्ट ही बार बार असेसमेंट करें तो आप उसको आइडिया हो जाता है कि मेजरली पहले पेशेंट किस कंडीशन के साथ आया था और अब वहाँ पे क्या इशू है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो मेजरली आपकी बुक में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको उन्होंने बताया हुआ है कि लाइक आपने किस तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछना है, सीरीज किस तरीके से आप इस चीज़ को डील करते हो, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चंस में सबसे पहला था व्हाट डज द पेशेंट्स नीड टू डू, ठीक है। मतलब दैट मीन्स कि अभी उसकी डेली एक्टिविटीज़ की नीड क्या है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करें। पेशेंट्स की नीड इस टाइम क्या है, चाहे आप पेशेंट से पूछो, उनके फैमिली मेम्बर से, केयर गिवर से, लाइक उनको इस टाइम सबसे अर्जेंटली कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो जल्दी वापस चाहिए, ठीक है। मे बी अगर आपको मैं एक सीरियस एग्जांपल बताऊं तो एक फॉलेज का पेशेंट अगर आपने देखा, जिसको स्ट्रोक कहते हो आप इंग्लिश में, मेजरली उस पेशेंट को खाना भी, वो पेशेंट खा भी खुद से नहीं सकते, ठीक है। तो मे बी पेशेंट की रिक्वायरमेंट यह हो कि मैंने स्पून पकड़ के खुद से खाना है। आपकी पहली रिक्वायरमेंट आपको पेशेंट बता रहा है, ठीक है। विद दैट वो कहते हैं मैंने अपनी बालों की कंघी खुद करनी है, बिकॉज उनके मसल्स इतने स्टिफ हो जाते हैं वो अपने हैंड्स मूव नहीं कर सक रहे थे। तो उन केसेस में आप पेशेंट से कहते हो, आप उनको बताते हो कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, टाइम लगेगा, लेकिन आप अचीव करोगे अगर आप चाहो तो, ठीक है। सो दैट मीन्स इसकी प्रॉपर एजुकेशन होती है, पूरी ट्रेनिंग्स होती है। आप देखोगे कि आप रिहैबिलिटेशन स्ट्रोक से रिलेटेड कैसे देते हो, प्रॉपर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकली आप हर तरीके से पेशेंट को डील करते हो। उसके बाद जाके आप पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर डिज़ाइन करने के बाद पेशेंट से बात करते हो। फिर उसके बाद हर चीज़ देखी जाती है, पेशेंट का साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसा है, फिजिकल फैक्टर कैसा है, मेडिकेशंस कैसी चल रही हैं, बाकी सारी चीज़ें वो ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं उनके ट्रीटमेंट प्लान पे। बिकॉज स्ट्रोक का पेशेंट फिजिकल थेरेपिस्ट का मेन पेशेंट होता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि फॉलेज के पेशेंट को आपने रिकवरी कैसे लानी है, ठीक है। व्हाट कैन द पेशेंट डू। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अब पेशेंट की एग्जिस्टिंग एबिलिटीज अभी क्या है, पेशेंट क्या काम अभी कर सक रहा है, ठीक है। मतलब कौन से मसल इसके स्ट्रॉन्ग हैं जो वीक मसल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टिव फंक्शंस क्या हैं। क्योंकि ज़्यादा फोकस हमने, ऐसा नहीं है कि वो क्या नहीं कर रहा, क्योंकि इन चीज़ों से उसको फ्रस्ट्रेशन होगी। फिजिकल थेरेपिस्ट को उसका रोल शिफ्ट करना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस और होप बिल्ड अप करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है कि समटाइम्स आपको एक डिल्यूजन क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पेशेंट से ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ जो आपको पता है कि वो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इनके मसल स्ट्रॉन्ग है। तो उनको ये फील होता है कि हाँ मैं काफ़ी काम कर सकता हूँ, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और होप की फीलिंग आती है, ठीक है। मे बी आप उस हाथ से बहुत ज़्यादा ना कराओ, आप उसके ऑपोजिट हैंड पे एक्सरसाइजेस करवाओ, ठीक है। विद दैट आप उस हैंड से स्टार्टिंग में आप पेशेंट को बोलो खुद असिस्ट करवा के मूवमेंट करवाओ, तो पेशेंट के अंदर इन चीज़ों से भी कॉन्फिडेंस आता है काफ़ी हद तक। फिर इसके बाद बहुत थेरेपीज है, मिरर थेरेपी आ जाती है आपके पास। बेसिकली आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करके पेशेंट की एक्टिवेशन कराते हो मसल्स की, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट का साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इफेक्ट होता है। तो आपने उस पेशेंट को मोटिवेटेड रखने के लिए उनके अंदर कुछ फॉल्स एक आपने ये चीज़ें क्रिएट करनी होती है कि लाइक पेशेंट की रिकवरी जितनी हो सकती है अम, उतनी अच्छी हो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, मेरे पास काफ़ी स्ट्रोक के पेशेंट्स थे जिनको मैंने देखा, तो फाइनली आई रियलाइज दैट के लाइक आप जितना पेशेंट को इनकरेज करते हो ना, फॉर इंस्टेंस पेशेंट थोड़ी सी लेग मूव करता है ना, तो आई वुड लाइक टू से ओके बहुत अच्छा शाबाश, इस तरह से यू हैव टू मोटिवेट द पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट जितना हो सकता है वो आपके साथ इंटरेक्ट करेगा एंड ही कैन डू एवरीथिंग, ओके। सो आपने, ये आपके ऊपर है एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट कि आपने किस तरीके से पेशेंट को लेके चलना है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया, अब आपने ये देखना है पेशेंट क्या चीज़ें नहीं कर सक रहा, उसकी मसल स्ट्रेंथ कम है, उसको चेक करो। जॉइंट की रेंज ऑफ मोशंस, मूवमेंट एंड रिएक्शन ऑब्जर्वेशंस, सारी चीज़ें, मतलब फंक्शनल टेस्ट परफॉर्म करें, टेस्ट देखोगे कितनी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो इम्पेयरमेंट में इन्वॉल्व है, कितनी ज़्यादा है, कितनी स्वेरिटी उनकी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ों से पता चल जाएगा। हाँ, अब मुझे आइडिया हो गया कि पेशेंट किस तरीके से मैंने असेस करना है।
सो दैट मीन्स एक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, एक अच्छी असेसमेंट जो है वो फिजिकल थेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर पेशेंट की नीड्स, उसका ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस, उनकी असेसमेंट टूल्स, रेगुलरली रीअसेस करते रहना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पेशेंट को इनकरेज करना, कॉन्फिडेंस देना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर पेशेंट को अपने साथ साथ बताना है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ या कोई पेन या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपकी इस कंडीशन को ज़्यादा ख़राब कर रही है, तो आपने उस एक्सरसाइज को रोक देना, ठीक है। या अगर कोई एक्टिविटी आपको लगता है कि आपको तंग कर रही है, तो आपने उसको रोक देना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपने पेशेंट को साथ साथ गाइड करनी होती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आप जब तक पेशेंट को गाइड नहीं ना करोगे, आपका आइडिया नहीं, पेशेंट को आइडिया नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट को खुद कुछ नहीं पता, पेशेंट आप पे रिलाई कर रहा है, ठीक है। एज अ डॉक्टर आपकी ये जिम्मेदारी बन रही थी वहाँ पे कि आप पेशेंट को एजुकेट भी करते साथ साथ, आप उसको बताओ कि हाँ, अगर आपको कोई इशू होता है किसी भी एक्सरसाइज से, आपने उसको परफॉर्म नहीं करते रहना, आपने उसको रोक देना, ठीक है। मे बी समटाइम स्टार्टिंग में पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे कुछ चीज़ परफॉर्म करने में पेन हो रहा है, लेकिन वो नॉर्मल पेन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप देखोगे पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको पेन के साथ-साथ उसकी कंडीशन भी वर्स हो रही है, तो उन केसेस में आपने पेशेंट की बिल्कुल ही स्टॉप करवा के मॉडिफाई करनी होती है एक्सरसाइज़ेज़। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हमने आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट में हम फिर मेथड्स ऑफ टेस्टिंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी डिटेल में है, तो हम उसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप सो कोई चीज़ समझ आ गई। बाय बाय।